आरएस जो बनना चाहते हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि आरएस आईएएस जो आप बनना चाहते हैं क्यों, वाई बातें। दो बातें हैं, हम एक तो बात करना चाहते हैं हाउ, कैसे बने, क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, लेकिन वो बात की बात है, उसको आप इंपॉर्टेंट माने हुए, जरूरी माने हुए और बहुत हद तक जरूरी भी है, लेकिन मेरी नजर में आप ये कहें तो वो 10% हिस्सा है, 90% है वाई, क्यों क्यों बनना चाहते हैं आप आरएस। जिसका वाई क्लियर है, आप ये देख लेना, वो इंसान वहां पहुंच जाएगा, उसको और कोई चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बनना चाहते हैं, ये इंडिविजुअल सवाल है ना आपसे, बताइए। आप सब लोग बनना चाहते हैं, क्यों? दीजिए जवाब, सोचिए, 1 मिनट समय लीजिए बोले। आप लोग यहाँ आए हैं आज सुनने के लिए मुझे, है ना, और पता तो 150 लोगों को चला होगा, लेकिन आप 20-30 लोग आए, क्यों आए? कोई मकसद होगा या ऐसे आए जैसे मेले में उठ के जाता? तो ऐसे आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस और आरएस की नौकरी राजा की तरह होती है, उनको ना प्रधानमंत्री हटा सकता है ना राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, जैसा वो चाहे अपने हिसाब से सिस्टम को चला सकते हैं। एक बार की आईएएस बैठा रहता है तो पीएम को भी खड़ा होना पड़ता है। चलिए, और कोई? सर कहना है, यस फाइन सर आरएएस इज नॉट जस्ट अ जॉब फॉर मी। इन्होंने बोला है कि सिर्फ पावर है, ये इनकी बात है, नहीं, यू जस्ट स्पीक अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू बिकम एन आरएएस। ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बन रहे हैं, पर जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद में जो टास्क होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई चीज़ों पे काम करने को मिलता है हर जगह पे। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पावर है, हम राजा बन के बैठ गए हैं, ये है। No, it is your mind is now reacting about the talk about which is said by him. Yes. But I want to ask you by yourself only. Yes. What's your version? Speak about that. Why you want to become an RAS and RAS officer? Sir, I think I want to become an RAS because I thought मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नया कुछ पढ़ने को मिलेगा, हर चीज़ को पढ़ने को मिलेगा। जैसे साइंस तो मैंने पढ़ा है, उसके बाद साइंस वगैरह ये सब पढ़ने के बाद भी जो पुरानी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी I can ask you again, why you want, if you want to learn more things, Yes. you will get something extra to read. Yes. Then why to go in RS? Why don't you go to any library and like a researcher? You will get more because you have to do many administrative jobs. So here there is no possibility you will get any chance to read. You will not have time for this even. So it's nice to have a career like a researcher or fellowship and then go to library and read for your whole life. Why not? सर मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ी हुई हूँ, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। अगर आपने सुना होगा डॉक्टर रघुवीर सिंह, उनकी खुद की लाइब्रेरी। तो हम पूरी जिंदगी में हम ये कर सकते हैं, RSIS में तो नहीं टाइम मिलेगा। सर नहीं, आई वांट टू बिकम एन RAS। Why? Make it clear. Sir. Anybody else, please? Yes. समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, तो मैं एक ऐसी पोस्ट पे जाके उन चीजों को सही करना चाहती हूँ। Okay, social reforms के लिए RSIS बनना चाहिए। Good. और जो भी आपका ड्रीम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो RSIS बनना चाहते हैं वो या कोई और जॉब के लिए भी सोच रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं?
देखिए हम लोग है ना क्लियर नहीं होते हैं रियल में, वाई किसी का क्लियर नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि अलग अलग, अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें होंगी, 2-3 अपनी बात कही, तो एक बार तालियां बजा सकते हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने बोला। ताली कैसे बजाते हैं आप लोगों को पता? हमारे अंदर ये देखिए ये चीजें हैं जो हमें बनाती है या बिगाड़ती है ना, कि हमें अगर ताली बजानी है तो भी हम इतने सुस्त बैठे हैं, ठीक है, तो और क्या करेंगे ये बताइए। आए वहां से, कुर्सियां भले आगे खाली पड़ी है, पीछे जाके बैठ गए, कुर्सी जो होती है, तो हमारा चार्म ही खत्म हो गया लाइफ के चीजों को लेकर। नहीं लगता आप लोगों को? कोई एंथुजियाज्म नहीं, चीयरफुलनेस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खोए हुए बातों में, चीजों में, मोबाइल ने सब सारा खेल ही खत्म कर दिया। तो जागे हुए ही नहीं है, माइंड काम ही नहीं कर रहा, ओपन ही नहीं है। बनना तो सब चाहते हैं, 2-3 लोग ही क्यों बोले, जो भी इनको क्लियर था बोले तो सही, बाकी के लोग बोल ही नहीं रहे। क्यों है ऐसा? ये हमें सीखना है। आरएस के लिए ये तैयारी, ग्रुप डिस्कशन होगा, वहां आपका इंटरव्यू होगा, क्या बात करेंगे, क्योंकि हर एक के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। सही गलत की बात ही नहीं है, सब चीजें सही है, लेकिन हम वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। झिझक है, संकोच है, सोच रहे हैं सही है या गलत है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो बाहरी परिस्थितियों में जब तक हमारा निर्भर है भाई कि हम क्यों करेंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। समझा? तो इस बात पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप में से जो भी स्टूडेंट इस पे मुझसे आगे बात करना चाहेगा तो यहाँ मैं मिलूंगा जरूर, ऑफिस में रहूंगा। बाद में आप पर्सनली आके मुझसे बात कर सकते हैं। हम कॉमनली सर को, प्रेम सर को आप लिखवा सकते हैं अपना नाम नंबर बाद में, तो कॉमन ग्रुप में मैं दोबारा इस पे बात कर लूंगा। लेकिन आज बात नहीं करूंगा। आज आप घर जाके सोचिएगा कि वाई आप कितना लिख के ला सकते हैं। आप एक पेज पे मैं ये चीजें सोच रहा हूँ, जो भी आपको याद आए, ध्यान आए, सोच समझ के आप क्लियर करिए कि आप रियल में, जो रियल आंसर हो, फेक नहीं कि दिखाने के लिए या अच्छा लगने के लिए या लोगों के लिए। रियली आपका दिल दिमाग क्या कहता है कि आप क्यों आईएएस में जाना चाहते हैं, क्यों आरएएस में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना जैसा तुम सोच रहे हो। अभी अखबार में चल रहा था ना, वो पूजा जो आईएएस बनी थी कुछ दिन पहले, वो इसी तरह कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, अभी जेल में। तो ऐसा ये चीज ये तो एक जिम्मेदारी है हमारी, है ना, कि हमें वहां एक जिम्मेदारी दी जाएगी, उस पर परफॉर्म करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होगा, राजाशाही में राजा। खैर, तो देखिए आरएएस के और आईएएस के बारे में बात कर रहे थे कि हमें दूसरा पैटर्न आता है हाउ। तो ये एग्जाम के बारे में तो आप सब लोगों को पता होगा। मैं आपको सारे एग्जाम का निचोड़ बता देता हूं जो सब लोग बैठे हैं, है ना। एग्जाम का मतलब ये है, पहले तो आपका आरएएस का एग्जाम ले लीजिए, आईएएस का ले लीजिए, पटवारी का ले लीजिए, टीचर्स का ले लीजिए, और भी जो बताया लोगों ने, कोई लोको पायलट, ये वो कुछ भी एग्जाम जो भी है। एग्जाम की प्रक्रिया क्या है कि आपने जब ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी तय कर दी कि आपकी मिनिमम एज ये होनी चाहिए और बेसिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, तब आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं। और वहां एक परीक्षा कर दी, वहां एक एग्जाम डिसाइड कर दिया कि ताकि उसमें से छांट कर लोगों को लिया जा सके। कैसे भर्ती किया जाए, लोग तो लाखों हैं, उनको कुछ लोग चाहिए, तो तरीका क्या हो। अगर 1000 लोग चाहिए और 1000 लोग वहां सामने हैं कैंडिडेट्स के रूप में, तो एग्जाम की जरूरत ही नहीं, 1000 लोगों को वो भर्ती कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा देख लेंगे कि कोई इस तरह तो नहीं है जो बिल्कुल ही मिसफिट है इस जॉब के लिए। लेकिन एग्जाम जरूरत 1000 की है और लोग 1000 ही है, तो कोई एग्जाम करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जरूरत 1000 लोगों की है और सामने लोग 1 लाख है या 5 लाख है या 10 लाख है, तो ये जरूरत पड़ रही है कि प्रोसीजर बनाया जाए। तो पहला प्रोसीजर ये बनाया गया है
कि एक एग्जाम ऐसा किया जाता है कंडक्ट कि जिसमें एक पेपर बना दिया जाता है, एक या दो पेपर, अक्सर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, और उससे परीक्षा लेके और उसके आधार पे एक मेरिट बना दी जाती है। उस मेरिट में जो आ जाते हैं उन बच्चों को उस परीक्षा के लिए भर्ती कर दिया जाता है। जैसे कि आरएस प्री का एग्जाम ऐसा ही होता है, आईएएस प्री का भी वन ऐसा ही होता है। और जो छोटे एग्जाम कहलाते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, टीचर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट, ये सारे एग्जाम भी उस दायरे में आते हैं कि उसमें एक या दो पेपर के प्री टाइप के इस तरह के एग्जाम हो जाते हैं और उसके बाद मेरिट बन जाती है ना। लेकिन आरएस और आईएएस का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि 3 लेयर कर दी। थोड़ा ये बड़ी जॉब है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको और भी सशक्त उम्मीदवार चाहिए, अच्छा कैंडिडेट चाहिए कि जो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके। तो इसके लिए जो प्रक्रिया तय की है उसके 3 चरण कर दिए, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो पहले प्री का एग्जाम किया जाता है, तो उसमें 1 या 2 पेपर हो जाते हैं। इसी तरह के कई स्टेट्स में अलग अलग तरीके हैं सब जगह, लेकिन बेसिकली जनरल स्टडीज पे बेस्ड होकर एक प्री का एग्जाम होता है ना। और उसमें 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अलग अलग जगहों के हिसाब से उसको पैटर्न तय करके, फिर अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद उस एग्जाम का कोई रोल नहीं होता है, उसके मार्क्स कहीं काम नहीं आते हैं। लेकिन उसको आप जब पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है। और मेंस अगर मैं आरएस की बात करूं तो यहाँ 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश का, और 3 पेपर जो है जनरल स्टडीज के होते हैं, जिसमें ये आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें राजस्थान का जीके प्रोमिनेंट होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, आपका सिविक्स हो गया, और इसमें और बहुत सारी चीजें जनरल स्टडीज के रूप में सारा सिलेबस आप यहाँ से भी जाएं जब लेके भी जा सकते हैं, और वरना डिटेल में आपको दे देंगे। उस सारे सिलेबस से ये 3 पेपर बनते हैं, और चारों पेपर का मिला के इक्वल मार्क्स होते हैं 200 के हिसाब से 800 मार्क्स। उससे फिर आपकी जो मेरिट बनती है उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और फिर फाइनली इंटरव्यू जब होता है तो इंटरव्यूज में जो आपको मार्क्स मिलते हैं, मेंस में जो आपको मार्क्स मिले हैं, दोनों को मिला के मेरिट बनाई जाती है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये तो प्रोसीजर है आईएएस का, ठीक है। फिर जब आप आ जाते हैं तो आपको उसके हिसाब से, आपकी मेरिट के हिसाब से आपकी जॉब डिसाइड कर दी जाती है। यही आईएएस का पैटर्न है। आईएएस में जनरल स्टडीज के अलावा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज और करिए। पहले आरएस में भी यही होता था, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते थे, और जीके के पेपर होते थे, और हिंदी इंग्लिश का पेपर होता था, और वहां भी यही होता था यूपीएससी। लेकिन अब यूपीएससी में 2 की जगह 1 ही पेपर ऑप्शनल होता है, और बाकी जनरल स्टडीज और क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। और यहाँ आरएस में ऑप्शनल पेपर हटा ही दिया है, बिल्कुल 4 पेपर होते हैं, चारों कंपल्सरी है। और मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको लिखकर आंसर देना होता है। मेंस में क्या करना होता है, लिखकर आंसर। जैसे वहां तो ऑब्जेक्टिव था प्री में, प्री और प्री टाइप सारे एग्जाम्स में, वहां आपको अलग अलग 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। 20 शब्दों में आंसर देना है, 50 शब्दों में आंसर देना है, 100 शब्दों में आंसर देना है। ये 3 तरह के पैटर्न है वहां। कुछ 20 सवाल ऐसे आएंगे, कुछ सवाल ऐसे आएंगे 10-12, और 5 बड़े वाले सवाल जिनका 100 शब्दों में आंसर। तो इस तरह पूरा पेपर। तो अब आपको लिखने की कला भी आनी चाहिए, आर्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग लिखेंगे क्योंकि जानते तो सब लोग हैं, सब सही लिखेंगे। जो भी लोग प्री क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो उनको पढ़ना लिखना तो आ ही रहा है, कुछ तैयारी तो की है, तो आंसर तो सब सही ही देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। और कौन इस तरह लिख रहा है कि उस बात को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दे रहा है एग्जामिनर के लिए, कितना तरीके से समझा दे रहा है अपने आंसर में उस बात को। तो इसलिए आपको लिखने की कला सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखना कब आएगा कि जब पहले आप पढ़ना सीखें। तब आप कहेंगे सब पढ़ना तो आता ही, हम तो पढ़ ही रहे, 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं आता। स्कूल के लिए पढ़ना एक बात है, कॉलेज के लिए पढ़ना एक बात है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना एक बात है। तो ये आपको सीखना होगा कि आप जैसे एक अखबार पढ़ते हैं हम लोग, अखबार में अलग अलग तरह की खबरें हैं ना, लेकिन अखबार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी पढ़ रहा है, एक सामाजिक जो लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं घरों में बैठकर, स्टूडेंट्स आप लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन उस अखबार के मायने सबके लिए अलग अलग है। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा आज के अखबार की खास खबर क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तो मैं शायद अलग बताऊंगा। आपसे पूछा जाए तो आप अलग बताएंगे, जबकि अखबार एक ही है।
पर ये मान लीजिए ऑटो वालों से जाके पूछे वहां आज की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तो हो सकता है वो ये बताएंगे कि ये ऑटो भिड़ गए, ट्रक भिड़ गए, बस भिड़ गए, इस तरह की जो उनसे रिलेटेड खबरें हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हमें वो नजरिया पैदा करना पड़ेगा, वो एंगल पैदा करना पड़ेगा कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम उनको समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे वो नजरिया बना सकते हैं, ताकि हम उनके आंसर उस तरीके से दे सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें।